तो देखो अगला जो रिएक्शन का टाइप है वो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हो थोड़ा बहुत? इसका वर्ड मीनिंग इसका समझते हो? डिस्प्लेस करना, हटाना। एक जगह से हट जाता है कोई चीज, है ना, उसी को डिस्प्लेस बोलते हैं। डिस्प्लेस करना डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो a reaction in which atoms or group of atoms are displaced by another atoms or groups of atoms। या फिर वन वर्ड में बोला जाए, atoms are displaced by another atom। या फिर अदर लिखने दो, है ना, प्लूरल वर्ड हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। अदर एटम्स एक लाइन में, है ना, छोटा सा समझने के लिए लिखा जाए, एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम्स। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो एक एग्जांपल लिखूं मैं कि कॉपर सल्फेट का तुम सॉल्यूशन लो और उसमें तुम आयरन नेल डाल दो, तो होगा क्या? कुछ देर बाद देखोगे कि सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा और नीचे कुछ पीपीटी टाइप में जम जाएगा। ये तो पीपीटी नहीं होता, सीयू होता है, बेसिकली कॉपर होता है ना। तो पीपीटी ना लिखा है तो ठीक है। ये क्या हो जाएगा? स्टोर्ड इन बॉटम। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, है ना, एटम देखो यहाँ पर ये वाला एटम इसके थ्रू या इसके द्वारा, है ना, इससे डिस्प्लेस हो जा रहा है। ये Fe क्या कर दे रहा है? Cu को डिस्प्लेस कर दे रहा है और खुद उसके जगह आ जा रहा है। ओके, एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। सोडियम सल्फेट जानते हो? नहीं जानते हो? जाहिर सी बात। सोडियम सल्फेट का फार्मूला यही होना चाहिए। क्यों है ये होगा? कोई बताएगा इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन? और बैरियम क्लोराइड ले लो तुम। सल्फेट का दो वैलेंसी है तो दो लिख दिए हैं। हाँ ठीक ठीक। अच्छा, सल्फेट की वैलेंसी 2 है तो इसके नीचे 2 क्यों आ रहा है? बताओगे? तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। हाँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। देखो, अगर तुम्हारे पास सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन हो और बैरियम सल्फेट का सोल्यूशन हो, ठीक है, दोनों को जब आपस में मिक्स करोगे तो होगा क्या? तुमको सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन मिलेगा और नीचे जो भी फ्लास्क होगा जिसमें तुम रिएक्शन करा रहे हो, बैरियम सल्फेट का, है ना, बैरियम सल्फेट का नीचे एक खाद की तरह, ना, खाद टाइप होता है ना, बालू की तरह, है ना, सैंड की तरह नीचे इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पीपीटी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने दो चीज लिखा है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये एन ने क्या किया है? इसको हटा दिया है, ठीक, और ये इसके जगह पे एन आ गया है, और ये जो है इसको हटा दिया है और इसके जगह पे बी आ गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है, अदला बदली हुआ है कि भाई तुम हमारे घर में आ जाओ, हम तुम्हारे घर में आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या हुआ है? Fe कह रहा है भाई हम बेघर है, तुमको मार के भगा देंगे तुम्हारे घर से, ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सिर्फ एक एटम डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पर एक एटम डिस्प्लेस हो रहा है, साथ ही साथ दूसरा वाला एटम भी डिस्प्लेस हो रहा है। तो जहां पर एक बार डिस्प्लेसमेंट या फिर सिंगल डिस्प्लेस हो, है ना, उसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। जहां पर यहाँ पर देख रहे हो ना, दो बार डिस्प्लेसमेंट, दो मतलब दो एटम एक्सचेंज हो रहे हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। क्या हो रहा है?
एक्सचेंज ऑफ आयन। ये आयन में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जब इसको एक्वस फॉर्म में होगा ये ना, तो Na प्लस और SO4 माइनस माइनस फॉर्म में होगा। ये क्या होगा, Ba प्लस प्लस, और ये देखो मैं इसको अलग लिखना चाहिए है ना, राइट, ये Cl माइनस फॉर्म में होगा, ऐसे ये होगा। ठीक, अब ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये आयंस ही तो है, तो आयंस का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, अदला बदली हुआ है। तो जहां पर आयंस का एक्सचेंज हो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और किस तरह का डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये बात याद रहेगी, कहां से याद रहेगी, याद रहेगा जी? यस सर। चलो वेरी गुड है ना, उम्मीद करते हैं याद रखोगे। तो फिर से सुन लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, आर दोज रिएक्शन इन विच atoms or group of atoms are displaced by another atoms or group of atoms. For example, ये और ये, if one atom displace the another atom, then it will be single displacement reaction. When two atoms exchange their position or exchange of ion takes place, then this kind of reaction is known as double displacement reaction. ठीक, आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज यहीं पे है ना, लगे हाथ निपटा देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाम सुनकर डरना नहीं है ना, एकदम नाम से आधी बातें तो नाम से ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, ए रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, दैट इज पीपीटी है ना, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म है ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला, मतलब जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा दैट विल बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि उसमें पीपीटी बनना जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है। ठीक है, खैर इसका तुम डेफिनेशन ऐसे देना कि रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये वाला। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो बोलो भाई, सन्नाटे में आ गए? नो सर, यस हम सर। सन्नाटे में आ गए। यस सर, सन्नाटे में आ गए। गजब। चलो ठीक है, बहुत कम टॉपिक बचा है, आज ये चैप्टर ही निपटा देते हैं हम। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। खैर आओ है ना, वन वर्ड एक ही जगह पे हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, सो दैट है ना वी विल नॉट है ना फॉरगेट इट फॉर द फ्यूचर पर्पसेस। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन, ठीक, और दूसरी तरफ लिख देता हूं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ व्हाट, इजेक्शन है ना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जबकि रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तीन बस मतलब कॉन्सेप्ट कह लो है ना, या फिर पैरामीटर कह लो, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो कोई भी पूछे व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, तो क्या आप डिफाइन कर लोगे? सिंपल वर्ड में बोलना है ना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच
ejection of electron takes place, addition of hydrogen takes place, or removal of hydrogen takes place. Or how we define reduction? The reduction is a chemical reaction in which addition of electron takes place, है ना, ejection or removal of oxygen takes place, और addition of hydrogen. ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही याद रखना है ना कि व्हाट इज रिडक्शन और व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो ऐसे ये तीन पैरामीटर से आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, और एग्जांपल के लिए आप ये तीनों एग्जांपल अच्छे से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और ऐसा नहीं है सिलेबस में नहीं है तो तुम नहीं लिख सकते हो। ठीक है, नो वन विल स्टॉप यू टू राइट, यू कैन राइट। ठीक है, अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। ठीक है, क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। तो यहाँ पर खुद लिखा हुआ है, देखो, रेड मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन is taking place simultaneously, ठीक है, then that type of reaction will be known as redox reaction. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे किताब में ही दिया है कि कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से आप रिएक्शन करा दीजिए तो कॉपर बनेगा और क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से मेन सबस्टेंस कॉपर ही है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकला है, तो ऑक्सीजन निकला है तो इसका मतलब क्या है? रिडक्शन। एम आई राइट? और अगर किसी भी एक सबस्टेंस का किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। और देख लो, तो यानी कि ये वाला अगर तुम एग्जांपल तुम चिपकाना चाहो ना तो रिडक्शन में भी चिपका सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए मैं ये शुरू में यही लिखने जा रहा था। तुमको याद होगा मैं यहाँ पर सी मतलब बनाया था, ठीक है ना, फिर उसके बाद मिटा दिया हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखने जा ही रहा था लेकिन मैं इसीलिए मिटा दिया हूँ ताकि उसका एग्जाम्पल डायरेक्ट हम लोग किसमें देंगे? रिडॉक्स में देंगे। तो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? ए रिएक्शन इन विच रिडक्शन and oxidation both are taking place simultaneously, then that type of reaction will be known as redox reaction. ठीक, अच्छा मास्टर, सवाल कैसे आएंगे इन सब पे? हो सकता है आपको दे दे इक्वेशन दे दे, जैसे यही दे दे, पूछ ले इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है बताइए, ऐसे पूछ देगा। अक्सर सवाल आने का अगर एक नंबर में पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, पूछ देगा कि किसका रिडक्शन हो रहा है, मान लीजिए रिएक्शन दे दे आपसे, आप पूछ दे किसका रिडक्शन हो रहा है बताइए, तो रिडक्शन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, इसका हो रहा है। बस यही सब बताना होगा। और उस तरह सिंपल तरीका पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, सीधे सीधे डायरेक्ट, है ना, थ्योरी बेस्ड, तो आपसे यही पूछ देगा कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, गिव एनी 1 और 2 एग्जांपल और 3 एग्जांपल। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, जैसे तुम्हारे किताब में ही दिया हुआ है। ठीक है, MnO2 का रिएक्शन किससे कराना है? HCl से। तो क्या बनेगा? मैग्नीज क्लोराइड बनेगा, जाहिर सी बात है, MnCl2। ओके, और क्या बनेगा? पानी बनेगा। सबसे मेन कंपाउंड तो ये क्लोरीन है और पानी तो साइड प्रोडक्ट है। अच्छा, इस साइड प्रोडक्ट समझते हो क्या होता है? नहीं, चलो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी रिएक्शन में एक ऐसा कंपाउंड बने, है ना, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस उस रिएक्शन में बहुत ज्यादा ना हो, उसको साइड प्रोडक्ट बोलते हैं। अब मेन प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जिन पे उनका हमारा फोकस्ड होता है। जैसे मान लो तुम जैसे वहां पर हम लोग सॉल्यूशन वाली बात किए थे, जैसे ये वाला एग्जांपल उठाते हैं हम लोग। हाँ देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये एक्वस होगा, ये सॉल्यूशन होगा, ये भी सॉल्यूशन होगा, तो यानी कि इसमें पानी एडेड है ना, पर पानी सिर्फ यहाँ पर एक मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट की तरह नहीं। यहाँ पर पानी देखो हमको मिला है रिएक्शन में, तो यानी कि यहाँ पर जो पानी होगा, मेन प्रोडक्ट तो ये और ये है, तो ये बच रहा है, तो ये क्या है? तो यही हो जाता है साइड प्रोडक्ट। मतलब जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है ना, जिसको हम बनाना चाहते हैं, वो उसके बनने के अलावा जो भी प्रोडक्ट बनता हो उसको साइड प्रोडक्ट कहते हैं, और या फिर बाई प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना। तो साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट सब अगर शब्द आए तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये कोई मतलब है ना साइड का प्रोडक्ट है, वो उसी रिएक्शन से मिलता है, बट उसकी इंपॉर्टेंस या फिर उसको हम मद्देनजर रखते हुए हम वो रिएक्शन नहीं करा रहे होते हैं।
ठीक है, भूल जाएगा ना ये सब? नहीं भूलेगा। ठीक है, ओके गुड, अच्छी बात है। अच्छा, ऑक्सीडेशन का एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। अब पहले तो मैं बता ही दिया हूँ, तो फिर लिख के क्या फायदा, है ना। तो एक बार और है ना, इसको सम अप करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, ठीक है ना, सो दैट वी कांट, है ना, फॉरगेट इट नाउ। और रेडॉक्स, तो रिडॉक्स का तो मतलब मैंने बता ही दिया कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ये तो आसान है यार, इसको कोई भी डिफाइन कर लेगा। इसको डिफाइन करने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। पहला कि ई निकल रहा हो, माइनस का मतलब निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है। यहाँ पर भी वही तीन बात, लेकिन बातें होंगी उल्टा। यहाँ पर ई जुड़ रहा होगा, ओ निकल रहा होगा और हाइड्रोजन, याद रहेगा ये बात। अब क्या कीजिएगा, इसका दो एग्जाम्पल, इसका दो एग्जाम्पल और इसका दो एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल नहीं कहना चाहिए, एग्जाम्पल कहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही जाके फल देगा ना, है ना। यस बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो दो दो एग्जाम्पल आप क्या कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और मेन तो यही बात होता है ना, हम लोग एग्जाम पर्पज से ही पढ़ते हैं। तो टीचर भाई वही है जो हम हमारे हिसाब से जो तुमको तुम मतलब इतना काबिल बना दे कि तुम जाओ तो अच्छा परफॉर्म करके आओ, तुम कुछ सीख लो, है ना। ओके, लेट्स मूव हेड। दो टॉपिक बचा है, खत्म कर देते हैं अपन लोग, है ना, फिर कुछ और पढ़ेंगे। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ कैसे, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ करके हेडिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बड़ी हेडिंग रहेगी, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो देखो भाई, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे बॉडी में ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। और एक तुम सुने होगे ना, कोरोजन, बचपन से सुनते आ रहे होगे, सुने हो? अरे रस्टिंग ऑफ आयरन सुने हो ना? आयरन। हाँ, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए फाइन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कोरोजन। सबको मैं समझाता हूँ अभी एक एक करके, डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक दिया है ना, घर पे रख दो खाना, है ना, 2-3 दिन तक, फिर उसके बाद उठा के तुम उसको खा लोगे, है ना, आसानी से, दिक्कत तो होगा नहीं। होगा। होगा, बेहोश हो जाओगे भाई। ठीक है, बेहोश हो जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, इन दोनों प्रोसेस में ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस में ऑक्सीडेशन ही होता है। रेनिसिडिटी में क्या होता है, जैसे जो भी हमारा फूड है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर। व्हाट इज रेनिसिडिटी? फूड का स्मेल और टेस्ट बदल जाना, चेंज हो जाना या खराब हो जाना, इज कॉल्ड रेनिसिडिटी। और ये होता क्यों है, वाई? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ ऑयल जो होते हैं वो गेट ऑक्सीडाइज्ड। क्योंकि भाई जो भी खाना खा रहे हो उसमें फैट वैट तो होगा ही, है ना, तरह तरह के सब्सटेंसेस होंगे, हैं, उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं ना। रेंसिडिटी इज ए प्रोसेस बोल सकते हो, है ना। रेंसिडिटी इज ए प्रोसेस इन विच food substances taste and smell get changed, ठीक है। वैसे ही बोल सकते हो कि चेंजिंग ऑफ स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड इज नोन एज रेंसिडिटी। अब देखो, इसका प्रिवेंशन का मतलब मेथड पूछता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यही पूछते तुमसे। कह दे डेफिनेशन बताइए रेंसिडिटी का, बताइए प्रिवेंट करने के तरीके बताइए। तो देखो, प्रिवेंट करने के 2-3 तरीके मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे किताबों में भी दिया होगा, है ना। पहला ये कि तुम घर में तुम तो ये करते ही हो, फ्रीज कर देते हो, ठीक है, फ्रीजिंग कर देते हो, जो भी खाना होता है उसको फ्रिज में रख देते हो। एक और चीज होता है
एयर टाइट कंटेनर जहां पे हवा ना पहुंच पाए, है ना, वहां पे अगर हम लोग रख दें तो भी खाना बच जाएगा, सेफ बच जाएगा। एक और तरीका है कि नाइट्रोजन, हाँ, नाइट्रोजन बैग्स का यूज करे इंसान। किसका यूज करे? नाइट्रोजन बैग्स। नाइट्रोजन बैग्स का यूज करे इंसान। ठीक है, ये इसका चिप्स में इसका देखते हो गए ना, पहले छोटे हम लोग थे तो कहते हैं हाँ, हवा भर भर के दे रहे हैं सब, है ना, चिप्स वा नहीं देते हैं सब, थोड़ा सा देते हैं सब। तो चला, अगर वो हवा नहीं भरे सब ना, तो जो तुम्हारा चिप्स होगा ना, उसको तुमको खींच के खाना पड़ेगा च्युइंगम की तरह, ठीक है फिर खाना। एक और तरीका है एंटीऑक्सीडेंट, है ना, क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट? देखो ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को होने से रोकते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या हो, न हो, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस अगर अपने खाने में मिला देंगे आप लोग, है ना, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट, तो खाना काफी देर तक के लिए सेफ रहेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, क्या पढ़ा, कछु नहीं पढ़े हैं, यहाँ पर पढ़े हैं हम लोग ना, ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जस्ट उल्टा होता है क्या, एंटीऑक्सीडेंट, राइट। ये क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट, जबकि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ऐसे ही जो रिडक्शन कराए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। याद रहेगा ये ना? नहीं याद करेंगे, क्या कर लेंगे, इतना दूर है, मार थोड़ी पाएंगे। पहले धमकी देते थे, फिर ग्राउंड में जाकर मारेंगे, अब कैसे मारेंगे, मारिए ना, मार के दिखाइए, ठीक है। तो ये तरीके हैं, ये ऐसे ही डेफिनेशन पूछता है कि डिफाइन रेसिडिटी हाउ एंड सम प्रिवेंशन टू प्रिवेंट रेसिडिटी। तो ऐसे लिख देना, डेफिनेशन लिख देना, बता देना उसमें क्यों होता है, ये ऑयल होता है फूड में, है ना, फैट होता है, उसके बाद तरह तरह की चीजें होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। तो ये सब अगर खाना जो होता है, हमारा फूड होता है, वो खराब हो जाता है, इसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। प्रिवेंशन के क्या तरीके, एयर टाइट कंटेनर में रखिए, नाइट्रोजन बैग्स का यूज कीजिए, या फिर एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिए खाने में, ठीक है, बच जाएंगे। अच्छा, कोरोजन क्या है? तो देखो, कोई भी प्योर मेटल है ना, कोई भी प्योर मेटल, तो प्योर मेटल का, है ना, एनवायरमेंट के वजह से रुइंड या फिर डिस्ट्रॉय होना या फिर डीके होना, तीनों का एक ही मतलब है यहाँ पर, ठीक है। किसी भी प्योर मेटल का, ठीक, एनवायरमेंट के वजह से या फिर एनवायरमेंट में जो चीजें प्रेजेंट है उनके वजह से खराब होना, डीकेइंग होना, है ना, इज कॉल्ड व्हाट, कोरोजन, ठीक। सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोरोजन का रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए फाइन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कोरोजन। अब इसके प्रिवेंशन के तरीके क्या हैं, तो वी विल स्टडी इन द चैप्टर नंबर 3, दैट इज आई थिंक मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल वाले चैप्टर में इसको बहुत विस्तार से ना, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है इसको, ठीक है ना, कोरोजन को। इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, जस्ट डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। दिल करेगा ना तो ये वाला टॉपिक जो होगा यहाँ मत लिखना, कोरोजन वहीं पे लिखवा देंगे, है ना, प्रिवेंशन के तरीके भी बता देंगे। तरीके हैं बहुत सारे तरीके, मैं गिना दे रहा हूँ, है ना, तरह तरह के। पेंट कर दीजिए, ठीक, ग्रीस लगा दीजिए, ठीक, ग्रीस, हाँ, एलॉय बना दीजिए, ठीक, गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए, ठीक। और भी तरीके हैं, है ना, और भी तरीके हैं, उस पर कोई और सब्सटेंस का लेयरिंग कर दीजिए। में क्या होता है, हाँ, कैल्विनाइजेशन में क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन में जो एल्युमिनियम होता है ना, एल्युमिनियम, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, जिससे पतली लेयर बन जाती है। और ये होता क्या है, वो ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन वो जो लेयर बनती है उस पे ना, वो उसको हेल्प करती है
आगे से आगे होने वाले कोरोजन में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर ये एल्युमिनियम है तुम्हारे पास, ठीक। अब इसको जब हम हवा में छोड़ देंगे तो ऊपर क्या होगी, एक पतली लेयर बन जाएगी। अब ये पतली लेयर क्या करेगी एल्युमिनियम ऑक्साइड की, ये इसको ना अब इसके अंदर का जो भी मेटल, ये अंदर की जो मेटल है, इनको ये खराब होने से ये लेयर बचाएगी। तो यहाँ पर रस्ट ये कोरोजन फायदा कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आयरन का केस ले लें तो आयरन के लिए क्या होता है, ये एल्युमिनियम था, ठीक। आयरन के केस में क्या होता है, मान लो ये आयरन है, अब यहाँ पर अगर कोरोजन हो रहा है, एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड बन रहा है, तो वो आयरन ऑक्साइड क्या होता है, इससे झड़ जाता है, ठीक है, वो खराब सब्सटेंस होता है। तो यानी कि ये धीरे धीरे आयरन क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, एक लेयर बन जाएगा और ये लेयर इसको क्या करेगा, आगे होने वाले कोरोजन से रोकेगा। तो ये एक फायदे वाली बात है ना। पूरा स्लाइड भर होता है मास्टर। आई होप है ना, बात समझ में आई होगी। ठीक, बहुत अच्छे हो तुम लोग। ठीक है, अब लो एक एक करके फिर से ना एक बार और इसको रिकैप कर देता हूँ इस लेक्चर को। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? रिएक्शन इन विच है ना एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम। अगर एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दो बार हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बार दो बार का क्या मतलब है, आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक, व्हाट इज ऑक्सीडेशन है ना, मैंने तीन बातें बताया है कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक, रिडक्शन क्या है, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, बात समझ में आ गई होगी। फिर हम दोनों को है ना एक स्लाइड पे हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन किए हैं, समझे हैं आखिर है ना क्या होता है, पढ़े ना। बात समझ में आई गई होगी। फिर हम लोग है ना थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन को समझे हैं, एग्जांपल देखे हैं। ठीक, फिर तीनों के एक ही स्लाइड पे है ना लाके अच्छे से हम लोग समझ लिए हैं। देन वी हैव स्टडीड अबाउट कि ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ पे इफेक्ट क्या है, या फिर डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन आपको कहाँ कहाँ दिखता है। प्रिवेंशन। उसके बाद हाँ, ये जो ऑक्सीडेशन के दो इंपॉर्टेंट चीजें देखे हम लोग, रेंसिडिटी देखे हैं और कोरोजन देखे हैं। रेंसिडिटी को हम लोग विस्तार से पढ़ लिए हैं, एकदम फुल डिटेल में पढ़ लिए हैं, पीएचडी कर लिए हैं, ताकि सवाल आएगा ना तो फोड़ कर रख देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, उसके बाद हम लोग ये थोड़ा बहुत कोरोजन पढ़े हैं। ठीक है, और इसको और पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए है ना। अब वो क्या करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन आंसर सेशन एक दिन रखेंगे है ना। कल से अपन लोग स्टार्ट करते हैं है ना मैथ। ठीक रहेगा। सर सारा बुक कर लेंगे भाई हम लोग। कौन सा आदि शर्मा की एनसीईआरटी? तुम्हारा देखो टारगेट, इसको मैं बता दे रहा हूँ पहले। एनसीईआरटी बहुत इजी है। बहुत इजी की बात नहीं है सर, सवाल का कॉन्सेप्ट आपको आता है कि नहीं आता, रट गए हैं तो वो बात अलग है। सीबीएसई बोर्ड ने खुद ही बुक रिकमेंड किया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक, देखो यहाँ पर टी छूट गया। और क्या रिकमेंड किया उसने, एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर का सवाल लगा दो, समझते हैं हीरो हो तुम। बिना एनसीईआरटी लगा तुम एग्जाम्पलर लगा तो मान जाएंगे हीरो, ये भी एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब देखो आरडी शर्मा यूज कर रहे हो ना, तो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 40% पोर्शन जो होता है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, एकदम सिलेबस से हटके होता है, जो पूछा नहीं जाएगा। 60% पर तुमको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है इसके बारे में है ना विधिवत चर्चा अपन कर देंगे लोग कल। लेकिन लोग आज ही बता देते हैं कल क्या देर है दुरुस्त है। जो भी सवाल पे एनसीईआरटी लिखा होगा या फिर एग्जाम्पलर लिखा होगा, ठीक, उसको तुमको करना है। तीसरा, अगर सीबीएसई लिखा है मतलब सीबीएसई किसी साल उस सवाल को पूछ चुकी है, तो उस सवाल को आरडी शर्मा से करना ही करना है। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, समझ रहे हो। बाकी जो 40% का है ना, दैट इज फॉर कंपटीशन। ठीक है, अगर तुम एमयू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर ये हेल्प करेगा। और मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर रखा है कि
कैसे आर डी शर्मा पढ़े फॉर MU 11th के लिए, ठीक है। हाँ वेरी शॉर्ट आंसर है उसमें। हाँ तो मैंने उसमें बनाया, कोई भी सवाल है ना जो 2 मिनट में 3 मिनट में सॉल्व हो जाए, MU 11th के लिए वो आर डी शर्मा का है तो इम्पोर्टेंट है। साइंस तो कुछ और पढ़ना ही नहीं है MU 11th के लिए, सिर्फ NCERT ही पढ़ना है लाइन बाय लाइन। तो ये 2 बुक का अपन लोग टारगेट रखेंगे, इसका भी सारा सवाल हम लोग लगाते रहेंगे। अगर किसी के पास RS अग्रवाल है, आंख मूंद के नहीं है। सारा सवाल लगा दे। हाँ तो यही ना गलती करेंगे स्कूल वाले। RS अग्रवाल अगर तुम्हारे पास है, कंप्लीटली 100% लगा जाओ, क्योंकि ये बोर्ड के लिए ही लिखा गया है और एकदम फाइन बुक है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें तुमको NCERT टेक्स्ट बुक और NCERT एग्जाम्पलर का ही सवाल, उसी का सैंपल होगा, ठीक है। तो अब समझते नहीं है लोग, तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। पढ़ने का तरीका होता है भाई, अनरी गाय जरी से खाए वाला नहीं हाल करना है ना। अब भाई हम गए हैं भाई घास लाने, घास खाने गए हैं, तो हम घास खाए ना, मिट्टी काहे खाए जड़ से, बोलो। तो क्या कर रहे हैं हम लोग इस टाइम हम लोग का टारगेट है टू अचीव 95%। बिलीव मी, जो लड़का वो है ना, वो जो भतीजा लगता है मेरा, वो इतना लाया था 94.8%, ठीक है। और उसने RD शर्मा नहीं लगाया था, धक्का लग जाएगा तुम लोगों को। 98 या 95 प्लस उसका मैथ में है। हाँ उसने सिर्फ लगाया था क्या, RS अग्रवाल। और RS अग्रवाल का मतलब क्या, NCERT टेक्स्ट बुक और NCERT एग्जाम्पलर, ठीक। हाँ अगर नहीं है RS अग्रवाल तो डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, ये जो तरीका मैं बताया हूँ ये इसको फॉलो करो। NCERT लगाओ, उसमें जो NCERT लिखा है वो सवाल कर जाओ, एग्जाम्पलर जिस सवाल पे लिखा है वो कर जाओ, और CBSE जो जिस भी साल में पूछा वो लिखा होता है वो कर जाओ। बाकी अगर इससे सिमिलर सवाल है उसको भी कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको पढ़ना ये तुम चाहते हो पूरा करेंगे, बिल्कुल करेंगे तो बिल्कुल करो भाई, हम तो हैं ही बताने के लिए, जो सवाल फंसे हमसे पूछ लो, ठीक है। कोई भी सवाल है ना, किसी भी सवाल किताब का पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट फॉर योर कन्वीनियंस, फॉर योर है ना ऑप्टिमम, टू गेट ऑप्टिमम मार्क्स, है ना, ये जरूरी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, मुझे पता है ना, समझदार हो ही तुम लोग।